तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से बेहद दमदार और शानदार संकेत। क्या आज फिर से बाजार मजबूत शुरुआत के बाद अपनी तेजी को होल्ड कर पाएंगे या फिर मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में दिखेगा उतार चढ़ाव? क्या होगी ट्रेडिंग रेंज और क्या रहे आपकी रणनीति, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर स्टॉक्स होंगे एक्शन में, ढेरों खबरें भी हैं और नई लिस्टिंग्स का भी है इंतजार। तो बताएं सर, आज की बड़ी बातें, ट्रिगर्स क्या हैं? दुनिया भर के बाजारों से बहुत ही मजबूत और दमदार संकेत आते दिख रहे हैं। दीप और अमेरिका में फिर से एक बढ़िया एक्शन वाला दिन रहा। उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया डाउ ने, डबल सेंचुरी मारकर हुआ बंद। वहीं नेस्डेक और S&P ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कच्चा तेल भी फिर से उछलता हुआ दिखाई, 6% के बड़े उछाल के साथ $69 के करीब। वित्त मंत्री ने कल 6 लाख करोड़ के नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को लॉन्च किया है। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद एक्साइटिंग प्लान सरकार की तरफ से सामने आता हुआ। आज दो नए खिलाड़ी बाजार में उतरने की तैयारी में, एप्टस वैल्यू और कैम्प्लास, ये दोनों ही लिस्टिंग आज आपको देखने को मिलेगी। कमजोर लिस्टिंग का जो सिलसिला चल रहा है, देखते हैं क्या इस पर ब्रेक लगता है या फिर इसी ट्रेंड में ये दो और IPO शामिल होते हैं। इस पर भी रहेगा फोकस जी। बिल्कुल सर, तो दोनों लिस्टिंग्स पर रहेगा नजर। IPO मार्केट में है दमदार एक्शन और संकेत भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं सर। और इसी पर आपसे चर्चा करनी थी, क्योंकि कल भी जब हम 24 घंटे पहले बात कर रहे थे तो ग्लोबल संकेत काफ़ी मजबूत थे। भारतीय बाजारों की भी अच्छी शुरुआत हुई, पर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी मुनाफा वसूली आई। एक बार के तो बाजार नेगेटिव में भी आ गए थे, फिर थोड़ा रिकवर भी हुए और ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट आती हुई दिखी। तो कल इतने मजबूत संकेतों में बाजार थोड़े अपनी गेंस होल्ड नहीं कर पाए। क्या आज भी वैसा ही रहेगा या फिर लगातार 2 दिन अच्छे संकेत है तो आज भारतीय बाजारों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते हुए दिखेगा? पहले दीप कल की बात करेंगे। कल 16,600 के आसपास पहुंचकर बाजार गिरे हैं, तो उसकी दो बड़ी वजह। पहला, 16,600 16,700 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 16,614 की आपने अब तक की बेहतरीन सबसे बेस्ट क्लोजिंग दी है। 16,701 का लाइफ हाई है। और जब आपने 2 दिन पहले ही अगर 16,375 का लो देखा और एकदम शार्प करेक्शन देखा और अगर लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंच रहे हो, तो वहां पर मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग आना जायज है और वो आती भी है। उसमें किसी को कोई चिंता या घबराने या डरने की बात भी नहीं। लेकिन डर और चिंता किस बात की है? डर और चिंता इस बात की थी कि कल एशिया पूरा मजबूत था, डाउ फ्यूचर्स पूरे हरे निशान में। शुक्रवार को अमेरिका में बढ़िया तेजी हुई, सब कुछ ठीक है। तो फिर हम इतना तेजी से, इतना ज्यादा, इतना जल्दी क्यों गिरे? हम पहले घंटे में, पहले 1.5-2 घंटे ही तेजी संभाल नहीं पाए और 16,600 से गिरकर सीधा 16,400 नॉन स्टॉप आए। तो एक तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद गिरना पहला, दूसरा इतना तेजी से गिरना, इतना ज्यादा गिरना जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो ट्रेडर्स को ज्यादा परेशान करता हुआ दिखा। लेकिन इसकी पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर आपकी कई सारी पोजीशंस हैं तो आप उस पोजीशन में से निकलना चाहते हैं जो आपकी प्रॉफिट में है और जो आपकी रीजनेबल लॉस में या फिर आपके कॉस्ट के आसपास है, न कि उस पोजीशन में निकलना चाहते हैं जो कि लॉस में है। लॉस वाली पोजीशन में आपको हमेशा ये अंदाजा रहता है या उम्मीद रहती है कि इसका भाव आएगा तब मैं निकलूंगा, लॉस क्यों बुक करूं। सिमिलरली अगर आज आप देखिए तो अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट है या कॉस्ट के आसपास है तो वो निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी अपने 36,300 के हाई से 1,300-1,400 पॉइंट नीचे, करेक्ट 1,200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग बेसिस पर। कैश मार्केट के स्टॉक्स का तो पूछिए भी मत। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का हाल 10 से 30% नीचे हैं वो अपने हाई से, और जो भी प्राइस पे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास हैं उसमें से आराम से 15-20% तो नीचे हैं ही। तो वहां पर आपके पास एग्जिट नहीं है। बैंक निफ्टी में एग्जिट नहीं है। एग्जिट अगर कहीं है तो एक ही जगह, वो निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी अब भी आपके लिए बहुत ज्यादा घिरा हुआ नहीं है। और शायद यही वजह थी कि वो एक एग्रेसिव लॉन्ग अनवाइंडिंग तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है। और कुछ लोगों को लगता है कि 16,600 16,700 एक अच्छी रेंज है जहां पर अगर आप शॉर्ट भी करें तो कोई हर्ज नहीं। और शायद वो एक बड़ी वजह थी दीप की एक शार्प करेक्शन आपको देखने को मिला ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद। लेकिन अच्छी बात ये, और जो डेटा आज बताने जिसे विस्तार से हम आगे बात करेंगे, कहीं कोई डेटा में खास बदलाव, कमजोरी के संकेत है नहीं। जो कुछ कमजोर ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई है। कुछ कमजोर ट्रेडर्स ने लोअर लेवल्स पर शॉर्ट भी बनाए और वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। बाजार हल्के होकर आए हैं, तो मेरे ख्याल से कल का एक करेक्शन इंट्राडे का हेल्दी करेक्शन था। और वैसे भी आप देखिए कभी कभार एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिन के दौरान आपके लिए फायदे की बात होती है। जहां तक आज का सवाल है,
मैं उम्मीद करता हूं कल के मुकाबले में आज का ट्रेडिंग सेशन ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मजबूती भरा होगा और शायद उतना शार्प फॉल आपको देखने को न मिले। इसकी दो बड़ी वजह दीप। पहला, शुक्रवार के सेशन में आपने 16,375 पर ओपनिंग दी और उसके बाद उस लेवल को नहीं देखा। कल आपने ओपनिंग मजबूत दी, शार्प करेक्शन देखा, लेकिन करेक्शन के बाद आप वापस उतनी ही स्मार्टली रिकवरी करके 16,500 के नजदीक बंद हो पाए और उसके बाद ग्लोबल संकेत आपके लिए बढ़िया है। तो मेरा यह समझना है, इन केस अगर किसी भी वजह से इंट्राडे में करेक्शन आता है और अपने सपोर्ट रेंज के आसपास निफ्टी पहुंचता है, जो कि 16,375 से 16,450 का मजबूत सपोर्ट जोन है, तो वो आपके लिए खरीदारी का मौका देगा ही। अब चूंकि आप फिर से 16,600 के आसपास खुलने की संकेत दे रहे हैं, तो देखते हैं कितना नीचे आता है या नहीं आता है। लेकिन नीचे आने पर डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस मार्केट में कुछ मजबूत है, लोगों के लिहाज से कुछ भी मजबूत नहीं है, लेकिन अगर इस मार्केट में कुछ मजबूत है तो वो है निफ्टी, और बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए निफ्टी की इंट्राडे गिरावट से बिल्कुल भी डरें और घबराएं नहीं। और लगातार हम ये बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक आध दिन के करेक्शन के बाद निफ्टी में तो कम से कम कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो कमजोरी है वो तो है ही, उसको शायद वक्त लगे निकलने में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो 16,600 16,700 की रेंज आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की होगी और 16,375 16,450 की वो रेंज होगी जहां पर अगर गलती से बाजार वापस आते हैं तो वहां पर आपके लिए मौका होगा खरीदारी करने का। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या आज भी वैसा ही हो सकता है जैसा कल है, मेरा मानना है जी नहीं, आज उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग। एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। पिछले 2 दिनों का अनुभव यह है कि वॉलेटाइल हो सकते हैं मार्केट, लेकिन मुझे डेटा देखकर लग रहा है कि शायद आज वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों जितना आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ है दीप, आज उतना ना हो, आज स्टेबल हो सकता है मार्केट। मतलब रेंज में इतनी शार्प करेक्शन, इतनी शार्प रिकवरी, इसकी उम्मीद कम है जी। चलिए बढ़िया है, तो अच्छा एक्शन हो सकता है आज। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से बढ़िया सहारा है। यूएस में तो कल नैस्डैक और एसएनपी पर नई हाई भी लगे हैं। तो चलिए सर, आज का सेटअप भी पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आज के सारे सेटअप में मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ सेंटिमेंट को आपने न्यूट्रल रखा है, बाकी सब पॉजिटिव है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं सर। वो भी शर्म के मारे कि सारे के सारे पॉजिटिव। इनफैक्ट दीप में बताऊं, आज एक भी संकेत मेरे लिए नेगेटिव नहीं आ रहा था, न्यूट्रल नहीं आ रहा था, सारे पॉजिटिव आ रहा था। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं सेंटिमेंट में पहले सेंटिमेंट की बात कर लूं जिसका आपने जिक्र किया, आज 6 के 6 संकेत में से सिर्फ सेंटिमेंट मैंने न्यूट्रल रखा है, और वो भी सिर्फ एक ही वजह से न्यूट्रल रखा है कि मेरा सेंटिमेंट पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता। मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स का, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी उतना पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ निफ्टी देख रहा हूं तो मुझे कहीं कोई कमजोरी और खराबी नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर सी बात है कई सारे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास कैश स्टॉक्स हैं और वो अपने भाव से काफी नीचे हैं। तो इस लिहाज से सेंटिमेंट मैंने न्यूट्रल रखा है। अदरवाइज ग्लोबल संकेतों को देखें, एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स को देखें, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले हम ग्लोबल संकेतों पर बात करते हैं। इससे बढ़िया तेजी की आप क्या उम्मीद करेंगे अमेरिकी बाजारों से? इसलिए मैं बार बार कहता हूं दीप कि अमेरिकी बाजारों में कहीं एक आध दिन के करेक्शन से बिल्कुल डरिए और घबराइए मत। जब तक कोरोना का डर है तब तक अमेरिकी बाजार खराब नहीं होंगे, लिख कर रख लीजिए। और ये मैं बार बार लगातार आपको मतलब चिल्ला कर ठोक बजा कर कह रहा हूं, क्योंकि जब तक कोरोना का डर है। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगा, भले अमेरिकी बाजार बढ़े हों, फाइजर की वैक्सीन की खबर की वजह से भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन इसका भी था कि फाइजर की वैक्सीन को मतलब वो पूरी तरह से दर्जा मिल चुका है कि अब सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नहीं, आप इस वैक्सीन को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी खबर नहीं है मार्केट के लिए, हम सबके लिए अच्छी खबर हो सकती है कि आपके पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसको सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है, आप हमेशा कर सकते हैं। एक तरह से वो ऐसा टीका हो गया जो कि यूनिवर्सल है, कभी भी कहीं भी आप इस्तेमाल करें, करेक्ट। लेकिन जितना डर कोरोना का बना हुआ है, जितना डेल्टा प्लस वेरिएंट का है, जितना फिर से लॉकडाउन का है, तब तक अमेरिकी बाजारों में बड़ा लंबा तेज करेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोरोना का डर है तो अमेरिकी फेड कभी अभी अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, अमेरिकी फेड कभी अपनी लिक्विडिटी वापस नहीं लेगा, अमेरिकी फेड कभी भी स्टिमुलस पैकेज को खींचने के बारे में नहीं सोचेगा। वो टेपर वाला जो शब्द है ना, वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो तभी होगा जब पूरी तरह से डर मन से निकल जाए। हालांकि हम वो चाहते हैं
वो निकले, वो होना भी चाहिए, लेकिन होना अलग बात है, मार्केट अलग बात। मैं प्योरली मार्केट पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखेंगे, मानवता के हिसाब से देखेंगे तो ये तो अच्छी बात है कि एक वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है जो हर वक्त के लिए आपके काम आ सकती है। ये अच्छी बात है कि कोरोना पूरी तरह से निकल जाए, निपट जाए, वो डर खत्म हो जाए, वो अच्छी बात है, वो चाहते भी और वो होगा भी। अल्टीमेटली हम उस तरफ बढ़ेंगे भी, लेकिन मार्केट के एंगल से आप देखेंगे तो मार्केट में तब तक आपके लिए बड़ी गिरावट के, कम से कम बढ़े ना बढ़े, बड़ी गिरावट के खतरे आपके लिए खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जब तक कोरोना का डर है। क्योंकि एक बार कोरोना का डर निकलने के बाद फेड, आप लिख के रख लीजिए, कभी भी 0% पे ब्याज दरें नहीं रखेगा, कभी भी इतनी लिक्विडिटी नहीं रखेगा, क्योंकि उसके बाद आपके लिए इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ दिखेगा। अल्टीमेटली आपको इकोनॉमी को बीच में लाना होता है, एकदम ज़रूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं और बिल्कुल कम लिक्विडिटी भी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज दरें भी नहीं, 0% ब्याज दरें भी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई दर भी नहीं और महंगाई दर बिल्कुल नहीं के बराबर भी नहीं। तो अल्टीमेटली आपको बैलेंस करना है, एवरेज आउट करना है। तो हम बाजार के टॉप पे, कई लोग बोलते हैं कि बाजार का टॉप कब बनेगा, क्या होगा, किस, हम पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों को देखेंगे। जिस समय हमें अमेरिकी बाजारों से ये संकेत आते दिखेंगे, दुनिया भर से ये संकेत आते दिखेंगे कि कोरोना बाय बाय हो रहा है, उस समय हम सोचेंगे कि क्या वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए टॉप बनने के संकेत हैं, क्या वहाँ पर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पोर्टफोलियो से निकलना चाहिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहिए, धीमे धीमे बिकवाली करनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ अभी उसमें थोड़ा वक्त बाकी है, अभी पूरी तरह से ये डर खत्म नहीं हुआ है। तो अमेरिकी संकेत, ग्लोबल संकेत दीप बेहद पॉजिटिव आज के लिए। बिल्कुल सर, तो ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव हैं और बाकी सारे आपने फैक्टर्स भी पॉजिटिव रखे हैं, उनके बारे में भी समझाएं सर। और फिर जो बड़े लेवल्स निकल कर आते हैं वो क्या है, ये भी बताएं। दीप, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, डीआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, और ये डेटा मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ। एफआईज के संकेत में सोचा था कि पॉजिटिव रखूँ या न्यूट्रल रखूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने फिर हिम्मत करके पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। और क्यों रखे हैं वो बता दूँ, एक बार डेटा आपके सामने ले आए। और ये डेटा मैंने पॉजिटिव तब रखे हैं दीप, जबकि 1363 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, जो कि छोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसको वायदा कारोबार के साथ मिलाकर देखिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी डेटा को स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देखेंगे ना, तो वो पिक्चर आपको नहीं मिलेगी जो आपको सारे डेटा को एक साथ देखने पर मिलती है। ठीक है, अब इसको मैं किसके साथ मिलाकर देख रहा हूं, मैं मिलाकर दे रहा हूं स्टॉक फ्यूचर्स के साथ। स्टॉक फ्यूचर्स 2722 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआई ने खरीदे, 1400 करोड़ के आसपास के बेचे हैं, यानी कि जितना बेचा है कैश मार्केट में उससे दुगुने स्टॉक फ्यूचर्स। समझ गए आप? तो यानी कि डबल खरीदारी है। तो फिर स्टॉक्स में बिकवाली कहां है? नहीं है ना। अब आइए इंडेक्स में, 309 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स में भी की है एफआई ने, और इसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आया, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ठीक है, शॉर्ट कवरिंग है, छोटा आंकड़ा है, चलो हम उसको न्यूट्रल मान देते हैं। लेकिन ये स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा आप कैसे इग्नोर करोगे, है ना? 1400 करोड़ के सामने 2700 करोड़ की खरीदारी बड़ा आंकड़ा है, इसलिए एफआई के डेटा आज पॉजिटिव। और आज ग्लोबल मार्केट्स के बाद, अगर आज मेरे पास 3 इक्के हैं दीप एक्चुअली मजबूती की तरफ। पहला ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा ये एफआईज के डेटा जो इस बात की ओर इशारा करें कि एफआई निचले स्तरों पर बेचने के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। साथ ही आप देखें लोकल मार्केट्स, हमारे तीसरे जो मार्केट है, लोकल इन्वेस्टर्स जो हमारे फंड्स हैं, उनकी तरफ भी 1450 करोड़ की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आया है। कल आपने देखा था मुश्किल से 100-200 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड ने की थी, 1400 करोड़ प्लस की खरीदारी का आंकड़ा उनका भी बड़ा है। तो इस लिहाज से इन डेटा को देखकर यह लगता है ग्लोबल की वजह से मजबूत खुलेंगे, एफआईज और घरेलू फंड की डेटा की वजह से हम जरूरत से ज्यादा नहीं गिरेंगे। और तीसरा डेटा भी यही बता देता हूं जिसकी वजह से अगर गिरे तो क्यों आप निचले स्तरों से रिकवर होंगे, और वो है वायदा कारोबार के डेटा। पुट कॉल रेशियो 1.15 घटकर 1.21 से 1.15। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में ये लगभग ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल पर है। और अगर 100 पूरा ओवरसोल्ड होता तब तो मैं कहता कि नीचे से पक्का तगड़ी रिकवरी आएगी। अब ये ओवरसोल्ड के नजदीक है, तो अगर आप गैप से खुलकर एक करेक्शन देंगे तो तीसरा कारण ये है कि पहली तेजी आपकी ग्लोबल की वजह से, दूसरे आपको सपोर्ट लोकल फंड्स और एफआईज की वजह से, और तीसरा शॉर्ट कवरिंग एफएनओ के डेटा की वजह से। 1.15 का पुट कॉल रेशियो आपको लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग देगा ही देगा, मानकर चलें।
बढ़िया क्या होता है? बढ़िया ये होता है कि बाजार नीचे खुले और वहां से शॉर्ट कवरिंग दिखाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो आप समझ लें, आज फिर से आप गैप से खुलेंगे और गैप से खुलने के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग वहां पर होगी। उसके बाद देखा जाएगा ताकत आजमाइश। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, 16,600 के आसपास भी खरीदने को तैयार हैं, तब तो ठीक और ऊपर ले जाएंगे। और अगर वहां पर बायर्स सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट को टिकना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, फिर थोड़ा आप नीचे आएंगे और निचले स्तर से फिर से खरीदारी बनती हुई दिखेगी। तो ये तीसरा और मजबूत डेटा आज के लिए, तो 3 इक्का आपके पास है खरीदारी करने के लिहाज से, और चौथा इक्का है नहीं, और होता हुआ तो फिर बात ही क्या थी। इसीलिए दीप, चौथा इक्का ये है कि वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है, तो उसके चलते थोड़ा मूड माहौल एक्सपायरी के लिहाज से भी आपको रखना चाहिए साइड में। ये एक्सपायरी का भी अपना रोल होता है, मंथली एक्सपायरी का रोल थोड़ा बड़ा होता है, तो हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी तो उसके दम पर भी थोड़ी बहुत बननी चाहिए, वो एक अलग फैक्टर है। बाकी 3 फैक्टर आज के लिए आपके पास बहुत मजबूत है, इसीलिए सेंटिमेंट आप सबकी भावनाओं को रखते हुए मैंने न्यूट्रल रखा है, और ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ज़्यादातर संकेत पॉजिटिव ही हैं और 4 में से 3 अक्के ऑड्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया हैंड है आपका। बताएं सर, फिर लेवल्स कौन से निकल कर आते हैं आज के लिए? 16,450, 16,500 जहां पर हम बंद हुए हैं, ये आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हम गैप से खुलेंगे 16,565, 16,590 की रेंज में, तो ये आपके लिए पहले गैप से खुलने के बाद यही सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर गए तो 16,375, 16,400 आज के लिए मजबूत सपोर्ट, और इन लेवल्स पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आएगी। ऊपर कितना जा सकते हैं भाई, ये कल वाली रेंज 16,565, 16,590 इसके आसपास हम खुलने चाहिए। इसके बाद जो बड़ी रेंज निकल कर आती है 16,615, 625 से शुरू होकर 16,700 तक जाती है, तो ये आपके लिए ऊपर प्रॉफिट बुकिंग रेंज बनकर आएगी। 16,615 से ही सोचना शुरू करें, 16,625 से लेकर 16,700 तक की एक जगह बनती है ऊपर के लिए, अगर आप 16,600 के ऊपर टिक जाते हैं तो बेसिकली 16,590, 16,625 आपके लिए कंजेशन जोन है, यहां पर निफ्टी रुकेगा और इस रेंज को पार करने के बाद बड़ी तेजी बनेगी, और नहीं तो वहां से थोड़ा रिट्रेस होकर नीचे आएगा, और नीचे आने पर आपको फिर से एंट्री का मौका दे सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी 34,825, 34,925 कल और शुक्रवार का जो लो है वो आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। उम्मीद करें कि ये ना टूटे, लेकिन बैंक निफ्टी में हमेशा उतना कॉन्फिडेंस रखना ठीक नहीं है, खास तौर से नीचे की तरफ। तो 34,825, 34,925 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है। इसके नीचे गए तो 34,500, 34,575 वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आने की संभावना, अगला बड़ा सपोर्ट जोन वहां निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 35,425, 35,550 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। अगर वैसे मुश्किल लगता है बैंक निफ्टी के लिए आसानी से इसे पार करना, क्योंकि हर एक लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है, फिर भी अगर इसको पार करके निकले तो 35,675, 35,775। बेसिकली एक चीज़ समझ लीजिए, 35,800, 35,850 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी वापस बंद नहीं होता तब तक ये सेल ऑन राइज है, ठीक है। जिस तरह से निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, वैसे ही बैंक निफ्टी जब तक 35,800, 850 के ऊपर बंद नहीं होता, 35,850 रख लीजिए सेफर साइड पर, तब तक आपको लेकर काम करने में रिस्क ज़्यादा है, बेचकर काम करने में रिस्क कम है। और जब तक निफ्टी आपका 16,375 के नीचे बंद नहीं होता तब तक लेकर काम करने में रिस्क कम है, बेचकर काम करने में रिस्क ज़्यादा है। तो दोनों का आप एक वो क्या कहना चाहिए, फील ले लीजिए कि किस तरह का ट्रेंड है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, ऊपर में बेचने में फ़ायदा है, निफ्टी मजबूत है, नीचे में लेने में समझदारी है। ये हो गए आपके लिए दीप बड़े जोन आज के लिए। जी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स। अब दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या है ये भी बताएं सर। 16,500, 16,590 दिन की छोटी रेंज, 16,450, 16,625 दिन की मीडियम रेंज है, और 16,400 से लेकर 16,675, 700 की बड़ी रेंज निकल कर आती है आपके लिए निफ्टी पर। ये तीनों रेंज पर फोकस करिए तो बेसिकली 16,500, 16,600 रेंज हो जाएगी गैप से खुलने के बाद, और मीडियम रेंज जो है 16,450, 16,625 ज़्यादा संभावना है हम इसी रेंज में काम कर लें और वक्त बिता लें, ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर निकल गए 16,625 के ऊपर तो फिर फ्री हैं 50-75 पॉइंट और ऊपर के लिए, 16,675, 16,700 तक जाने की तैयारी। बैंक निफ्टी 34,925, 35,425 ये दिन की छोटी रेंज है। 34,825,
35,550 दिन की मीडियम रेंज है, और तीसरी रेंज है 34,575 से लेके 35,675। रेंज लेवल इसमें याद हो जाता है दीप, अगर स्क्रीन पर ना भी आए, पेपर ना भी देखो तो जनरली याद रह जाते हैं। आमतौर पर इतने रट्टा मार मार के ये सारे लेवल्स याद हो जाते हैं। तो 34,925, 35,425 दिन की छोटी रेंज है, 34,825, 35,550 मीडियम रेंज है, और नीचे की तरफ 34,575 अगर आया तो चांसेस कम है, ऊपर 35,675 तक की तैयारी हो सकती है अगर हम एक बड़ा ब्रेकआउट 35,500 के ऊपर दें तो। अब आइए कुछ और डेटा। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़कर आई है। वो इस वजह से नहीं बढ़ी कि उन्होंने खरीदारी बहुत की, इस वजह से बढ़ी कि इंडेक्स में से शॉर्ट पोजीशन उन्होंने कम किए, इस वजह से लॉन्ग आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, नियर ओवरसोल्ड है, 1.15 पर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। विक्स 2% थोड़ा नीचे आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आइए, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। और दीप, कल की जो लॉन्ग पोजीशन पर जो स्टॉप लॉस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 16,350 कल भी दिया था, आज भी है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी। 16,375 होता है, मैंने 25 पॉइंट का मार्जिन रखा है, 16,350। बैंक निफ्टी 34,900 कल का स्टॉप लॉस था, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रिगर हुआ होगा। आज 34,800 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी, और क्लोजिंग बेसिस पर भी 34,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप शॉर्ट हैं तो कल जो स्टॉप लॉस आपको दिया था वही आज भी है, 16,625। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ शॉर्ट सेलर्स का, और उन्हें एक मौका मिला अच्छा कवर करने का, कर पाए तो बढ़िया। अब फिर से 16,625 630 का स्टॉप लॉस रखिए, इसके पार निकल कर जाए तो दिन के दौरान या क्लोजिंग बेसिस जैसा आपको लगे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लें। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने दूर किया है, आज ऊपर की तरफ लिया, और वो है 35,550 का इंट्राडे ट्रेड्स के लिहाज से भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर आप शॉर्ट हैं तो 35,500 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी पर इंट्राडे, 35,300 का भी रख सकते हैं। मीडियम रखना है 35,425 का रख सकते हैं, और थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रखना है तो फिर ये 35,550 का आपको रखना चाहिए। जी दी। ओके, तो ये रहे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और मौजूदा पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए। नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए आज सर? खरीदे निफ्टी, कल और आज की स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं, सेम है। 16,350 का स्टॉप लॉस है, खरीदने सिर्फ मैंने 16,535 का एक पहला टारगेट रखा था, वो हटा दिया। आपके लिए टारगेट सीधा 16,565, 590, 625 और 675 तक के टारगेट आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने के लिए से। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 16,625, 16,700 की रेंज में शॉर्ट करें। ये भी कल ही वाली स्ट्रेटेजी है, कोई खास फर्क है नहीं। 16,625, 16,700 की रेंज में 16,750 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट छोटे छोटे नीचे ढेर सारे हैं, 16,590, 16,565 छोटा टारगेट, 535, 510 मीडियम टारगेट, 480, 450 थोड़े बड़े टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में ऊपर में शॉर्ट भी बनाए शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 16,700 के आसपास जितना नज़दीक आप बेच पाएँ उतना बढ़िया है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं 16,625 से बेचें, आराम से बेचना है 16,700 के नज़दीक बेचें, थोड़ा बीच में बेचना है 16,675 के आसपास भी चांस ले सकते हैं, लेकिन बेचिए जरूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेचने में ऐसा कोई डर नहीं है। स्टॉप लॉस आपके पास होना ही चाहिए और वो 750 का होगा। अब आइए बैंक निफ्टी, कल के लोस पर स्टॉप लॉस लगाइए, खरीद लीजिए, और वो है 34,800 का। ये स्टॉप लॉस है। ऊपर के टारगेट सेम है बैंक निफ्टी में, 34,800 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। ऊपर का टारगेट 35,300, 35,425 दो छोटे टारगेट हैं, 35,550, 35,675 दो मीडियम टारगेट है, और 35,775 उसके बाद 35,850 के आसपास के जो टारगेट बनते हैं वो फाइनल टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में ये समझ में नहीं आता कि शॉर्ट करने के लिए वो ऊपर का चांस देगा या नहीं देगा। जैसे कल 425 तक पहुंचा, वहां से घूम गया, अब परसों 300 पे ही घूम गया था, शुक्रवार को। अब ये मुश्किल है बोलना कि कहाँ से घूमेगा, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट जगह है शॉर्ट करने के लिए वो 35,575 से 35,775 की रेंज में, 575, 675, 775, हर 100 पॉइंट पर आपको शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 900 का, 35,900 का, ताकि आपका ट्रिगर ना हो। इस रेंज में शॉर्ट करना सेफ है। एग्रेसिव ट्रेडर तो 425 से भी आप सोच सकते हैं कि यहीं बेच दूं, है ना। आपको कहाँ बेचना है वो मार्केट के मूड माहौल के साथ। अब सब समझिए, जैसे अभी डाउ फ्यूचर्स आपका ऊपर है 50-75 पॉइंट, बैंक निफ्टी आपका मजबूत चल रहा है 35,425 के आसपास फॉर एग्जांपल। अचानक से डाउ फ्यूचर आपका नेगेटिव हो गया तो फिर आपको 550-575 का इंतजार नहीं करना है, वहीं पर एक बार स्वाहा बेच दीजिए। तो आपको बाकी फैक्टर्स को भी देखना है, निफ्टी कितना मजबूत है, ब्रॉडर मार्केट कितना मजबूत है। तो लेवल्स अलग अलग देने के पीछे वजह है कि आप डायनेमिक मार्केट में, अभी हम जो
8 बजे बात कर रहे हैं, वही बात 9 बजे नहीं होगी, 9:15 नहीं होगी, मार्केट खुलने के बाद अलग अलग चीज़ें होंगी। पूरे दिन भर का मार्केट और हर सेकंड आपके भाव बदलते हैं। तो ये रेंज देने के पीछे मकसद ये है कि उस वक्त के मूड माहौल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मूड बहुत मजबूत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है। थोड़ा लग रहा है कि नहीं, डर वाला मामला है, एशिया खराब होते हुए दिख रहा है, डाउ फ्यूचर भी ढीले, तो फिर आप वहाँ तक बैठे ना रहें कि एकदम ऊपर वाला लेवल आएगा तो ही बेचूंगा। फिर अपना थोड़ा दिमाग लगाकर आपको कॉल लेना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक मार्केट है ना, एकदम स्टैटिक, ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स हो गया यही मतलब यही। तो आपको थोड़ा जजमेंट जब आप बैठे हैं मार्केट में तो लेना पड़ेगा। इसलिए मैं वो जजमेंट देने के लिए आपको पूरा रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, और फिनिश प्रोडक्ट आपको बनाना है, वो ध्यान में रखिए। तो ये रेंज है आपके लिए जहां पर आपको बेचना है। 35,900 का स्टॉप लॉस, 35,450, 35,325, 35,125 और 35,025 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। जी दीप, क्लियर है सर। तो ये रहा आपके लिए पूरा लेवल्स, नई पोजीशंस, मौजूदा पोजीशंस और इंपॉर्टेंट रेंज आज के लिए। वायदा कारोबार बैन लिस्ट में भी काफी बदलाव हुए हैं सर। 3 स्टॉक्स आज बैन से बाहर आए हैं, पीएनबी, नैल्को और वेदांता, पर उसके सामने वोडाफोन आइडिया की हुई है एंट्री। सन टीवी, कैनरा और एनएमडीसी ये बैन में बने हुए हैं। तो 4 स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे, बट काफी बदलाव बैन लिस्ट में भी हो रहे हैं। सर ज्यादातर डेटा तो आपने समझा ही दिया, पर वायदा कारोबार से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए जहां पर रखनी है नजर? एफएनओ में 2 लेवल्स हैं दीप जिस पर ध्यान रखना है। गैप से खुलने के बाद 16,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वो इसलिए कि 16,500 के पुट पर 44 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 53 लाख शेयर हैं, और ये कॉल राइटर्स आज रिस्क पर रहेंगे क्योंकि 7500 पॉइंट ऊपर निफ्टी उनके लेवल से ऊपर खुलने जा रहा है। तो 16,500 आपके लिए बेस हो जाएगा। 16,600 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,600 के कॉल्स पर है, 55 लाख शेयरों का। एक बार 16,625 को पार करके टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी 50 से 75 पॉइंट और ऊपर निफ्टी को ले जाएगी 16,675, 16,700, और तब हो सकता है आप इसी एक्सपायरी के पहले एक और नया हाई बाजार में देख लें। 16,701 का हाई देखने का मतलब 16,700 के आसपास पहुंच जाए, छुए निकल जाए आसपास, 5-25 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मूड माहौल नए हाइस टाइप का आपके लिए हो जाएगा। ये आपके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 20 लाख शेयरों का, और 35,000 के कॉल पर ही 17 लाख शेयरों का है। तो आज अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी आपको कॉल राइटिंग, जो कॉल राइटर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, और उस शॉर्ट कवरिंग में 35,300, 35,425 की रेंज में आप पहुंचेंगे, वहां वक्त बिताएंगे, और उसको पार करके निकल गए तो 35,550 के आसपास फिर और शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना बनेगी, क्योंकि 35,500 के कॉल्स पर भी 15 लाख शेयर हैं। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है बैंक निफ्टी का मूव आज, जो अंडर परफॉर्मेंस है थोड़ी कम करने की कोशिश कर सकता है। मेरे में अभी भी वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो मैं ये बोल दूं कि निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा भाग जाएगा। हालांकि कल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने, लेकिन 16,500, 16,600 रुकावट वाली रेंज है। देखते हैं वहां तक पहुंचकर बैंक निफ्टी क्या कुछ करता है। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप आज बैंक निफ्टी के लिहाज से और बाकी डेटा के लिहाज से। जी क्लियर है सर। तो नजर रखेंगे इन सारे लेवल्स पर। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज ट्रेड का। अच्छा सर, 2 लिस्टिंग्स भी हैं, उस पर आपकी राय लूं उससे पहले एक जो बड़ी खबर कल शाम को आती हुई दिखी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वित्त मंत्री ने अनाउंस करा। बड़े टारगेट्स रखे गए हैं अगले 4 साल में। इसको थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि यहां पर काफी सारी डिटेल्स हैं, सेक्टर्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। बेसिकली दीप, जैसे ये लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार 6 लाख करोड़ की जो एसेट्स हैं हिंदुस्तान की वो बेचने जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी या फॉरेन प्लेयर्स को दे देगी। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी हिंदुस्तान की एसेट बेची नहीं जा रही है। लेकिन फिर हो क्या रहा है? फर्ज करें आप और मैं मुंबई में रहते हैं, ठीक है, हमने एक सेकंड होम लिया है खंडाला में, लोनावाला खंडाला में जाकर के चलिए एक वहाँ पर एक घर बनाते हैं। कभी कभार जाएंगे। कब जाएंगे? आप जनरली मानसून सीजन में जाएंगे या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब जाएंगे कि चलो ठंडा मौसम है। तो साल में कितनी बार चले जाएंगे? 5 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार। इससे ज़्यादा वीकेंड तो आप जा नहीं सकते, करेक्ट। लेकिन उसका मेंटेनेंस है, उसके खर्चे हैं, वहाँ पर आपको हाउस कीपिंग रखना पड़ेगा। कभी भी आप जाएँ करें तो उसकी सब खर्चे होते हैं मेंटेन करने के। अब आपके लिए ऐसे देखा जाए तो एक एसेट है, लेकिन वो बड़ी हाई मेंटेनेंस वाली एसेट है आपके लिए, और उससे आपको मतलब खर्चा हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि चलिए किसी के साथ टाई अप कर लिया जाए, और टाइम शेयरिंग वाले जो होते हैं कॉन्सेप्ट, और वीकेंड पर जब हम नहीं जा रहे हैं इसको किराए पे लगा दिया जाए, या वीकडे में भी किसी को किराए पे चाहिए तो वो ले ले, तो आपको कमाई शुरू हो जाती है।
मेंटेन भी हो जाता है और कमाई भी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सरकार के पास जो सरकारी कंपनियों के एसेट्स हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसा कल एग्जांपल भी दिया कि कोई स्टेडियम है, अब स्टेडियम में कोई कॉमनवेल्थ गेम हुए, एशियन गेम्स हुए, एक आध बार हो गए, उसके बाद हार्डली वो यूज़ होता है। अगर और एक तरफ लोगों के पास खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स की कमी है, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनकर तैयार पड़े हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्यों ना सरकार प्राइवेट सेक्टर को कहे कि भाई आप चलाइए, आप मेंटेन करिए, आप कमाइए। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड होम है, हम किसी एजेंसी को दे देंगे कि आप किराए पे लगाइए, आप हमें एक फिक्स पैसा दे दीजिए, राइट। तो मेंटेन करने का काम भी उनका, कमाई करने का काम भी उनका, और अपने को एक इनकम आ रही है। अच्छा, जो लोग वहाँ जा रहे हैं लोनावाला खंडाला घूमने के लिए, उनके लिए भी बड़ा आसान काम है कि उनके लिए होटल के मुकाबले में सस्ता पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली सरकार यही करने जा रही है कि जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को ये कहेगी कि आप ये सरकारी संपत्तियाँ हैं अलग अलग तरह की, चाहे वो रेलवे की हो सकती है, रोड की हो सकती है, या ये सड़क है, या ये रेलवे के वैगन्स है, आप इन्हें हमसे लीज पर ले लीजिए, किराए पे ले लीजिए, हमें एक फिक्स पैसा दे दीजिए, आप ही मेंटेन कीजिए, और मेंटेन करने के बाद एक तय समय के बाद 5 साल 10 साल 15 साल जो भी टर्म्स कंडीशन होगी वो आप हमें वापस दे दीजिए। इनके ओनर हम हैं, हमने किसी को मकान किराए पे दिया, इसका मतलब नहीं कि वो ओनर हो गया, मकान मालिक तो हम ही हैं, हमें किराया आता रहेगा और मेंटेन होता रहेगा। एग्जैक्टली सरकार वही करने जा रही है, और इसी के चलते 6 लाख करोड़ का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकार ने बनाया। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली सरकार का सरकारी संपत्तियों से किराया वसूल करने का इरादा है, समझ लीजिए कि लोगों को उसे किराए पे देगी। और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्या है, जो लोग मैनेज करना जानते हैं वो कस्टमर्स भी लेके आएंगे, प्रॉपर्टी मेंटेन भी करेंगे, पैसा उनको भी आएगा, वो 2 पैसा कमाएंगे, कंज्यूमर्स को सस्ता पड़ेगा और सरकार को 2 पैसा मिलेगा। तो ये पूरा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीप, वो है एग्जीक्यूशन। क्या देखने में, सुनने में, और मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा आसान लग रहा है, क्या वाकई में ये इतना आसान है? बस यही इस प्लान की एग्जीक्यूशन जो है वही इसका सक्सेस होना या नहीं होना डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकार के जो प्लान्स हैं वो इवेंचुअली जब ग्राउंड पर आते हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट में लंबा वक्त लगता है, बहुत सारे क्लीन अप करने होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेनी होती है। हम बीपीसीएल, कॉनकोर वगैरह शिपिंग कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं लंबे समय से चल रहा है, इतना आसान काम नहीं। सिमिलरली इस तरह की चीज़ों में भी आसान काम इतना नहीं है, लेकिन फिर मजा ही क्या जब सब लोग आसान काम करने के बारे में ही सोचें। कोई तो है जो मुश्किल काम करने के बारे में सोचा है। तो आई विश ऑल द बेस्ट कि उम्मीद करें कि सरकार जिस तरह से सोच रही है उस तरह से इसे एग्जीक्यूट कर पाए, लागू कर पाए, तो ये बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, देश के नागरिकों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और सरकार के लिए, तीनों के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो स्कीम बहुत बढ़िया है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन देखना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये अच्छी बात है, स्कीम बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, बट एम्बिशियस प्लान है सरकार की तरफ से, 6 लाख करोड़ का टारगेट अगले 4 साल में मोनेटाइजेशन का। आइए सर, यहाँ पर तो हमारी नजर रहेगी और ढेरों इंफ्रा और संबंधित स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, पर 2 नई लिस्टिंग होने वाली है, उस पर भी आपकी राय जानेंगे। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इस पर कैसा एक्शन आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? उम्मीद यह है दीप की इश्यू प्राइस से थोड़ा नीचे लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आईपीओ मार्केट में जो करेक्शन दिख रहा है उससे ये स्टॉक भी बचेगा नहीं। तो हो सकता है थोड़ा नीचे लिस्ट हो सकता है। 353 रुपये की इश्यू प्राइस है, 325-30 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। मेरा ये समझना है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, क्यूआईबी कैटेगरी में रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, तो लोअर लेवल पर इसमें खरीदारी आने की संभावना डेफिनेटली रहेगी। ऐसे में 10 से 20% नीचे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, ठीक उसी तरह से जैसे कल हम न्यूवोको विस्तास की बात कर रहे थे कि एक अच्छे करेक्शन के बाद आकर्षक वैल्यूएशन हो जाएंगे, तो 10% नीचे होता है तो वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे, 15 से 20% नीचे होता है तो वैल्यूएशन आकर्षक होंगे। वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर 5-10% ऊपर नीचे में फर्क नहीं पड़ता, इतनी मार्केट रिस्क आप लेकर चलते हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट्स मिलें तो डेफिनेटली होल्ड करें, 15-20% नीचे आए तो और ऐड करें, ये मेरी राय होगी। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग तो दमदार नहीं होगी, शायद चौथा स्टॉक होगा ये लगातार जो नीचे लिस्ट होता हुआ आपको नजर आए इश्यू प्राइस के, लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आज कमजोरी में नीचे में खरीदारी करने के मौके आज या आने वाले समय में आप 15-20% नीचे इश्यू प्राइस से मिलता है तो सोच सकते हैं खरीदने के बारे में। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एप्टस पर लिस्टिंग की राय। केम्प्लास सनमार सर, यहां पर कैसा एक्शन रहेगा? दीप, यहाँ पर हमने अवॉइड की रेटिंग दी थी और आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 2 गुना इशू भरा था, कोई खास रेस्पॉन्स मिला नहीं। क्यूआईबी कैटेगरी में 2.25 गुना था, एचएनआई कैटेगरी में 1 गुना, रिटेल में 2 गुना। और सिंपल सी चीज़ ये है कि पुराने प्रोमोटर्स का बैगेज है, जिन्होंने इन्होंने पहले 8-9 साल पहले अपनी कंपनी सेम केम्प्लास सनमार डीलिस्ट करवा दी थी। इस वजह से लोगों का व्यू बहुत अच्छा बना नहीं। हालांकि इसके बाद एक बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने इसमें स्टेक खरीद ली और काफ़ी कुछ हद तक कंपनी वो चला रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो शायद लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही हो, 541 रुपए के इशू प्राइस के आसपास। जो इशू बहुत कम भरे होते हैं वहाँ पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली लिस्टिंग पर किस तरह का व्यू बनेगा। मेरा ये समझना है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग के बाद खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस इशू में पैसा लगाया है और 2 ही गुना इशू भरा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सोच समझ कर लगाया है। और शायद इशू पर लिस्टिंग के बाद बहुत सप्लाई आते हुए ना दिखें और एग्जिट करने वाले लोग कम मिले। तो थोड़ा कहना मुश्किल है कि किस तरह का हो सकता है, इशू के बाद किस तरह का रेस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन हाँ, 2 तरह के लोग हैं। एक, पुराने प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखकर इस इशू को और इस कंपनी को छूना नहीं चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो नए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड करके आगे बढ़ाने का काम किया, उसको देखते हुए आगे के लिए वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क वाले हैं, तो आप लिस्टिंग के बाद खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कम भरे हुए इशू में हमेशा ये एक क्या कहना चाहिए कि एक स्कोप रहता है कि सप्लाई नहीं आती, और जब सप्लाई नहीं आती तो लिस्टिंग के बाद कभी भी वो किसी भी तरह के धमाल कमाल दिखा सकता है, और ये इशू भी उनमें से हो सकता है। सो आप अपना डिसीजन इस इशू के बारे में खुद लें, कहना मुश्किल है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा कहना मुश्किल है। देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। इशू प्राइस के आसपास ही लिस्टिंग हो सकती है। एप्टस अगर इशू प्राइस के नीचे लिस्टिंग हो, 10-20% का करेक्शन मिले, जैसे कल हमने नोवोको विस्टास में देखा। एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें, जी दीप, एक चीज और कहना चाहता हूँ इस इश्यू के बारे में, क्योंकि चूंकि हमने अवॉइड की रेटिंग दी थी, हो सकता है इशू लिस्टिंग के बाद बहुत तेजी दिखाए स्टॉक, क्योंकि कम भरे हुए इशू में आपको पता है कॉर्नर्ड होते हैं स्टॉक, बहुत लिमिटेड लोगों के पास होते हैं, भाग सकता है। तो अगर आपको रिस्क लेकर करना है तो आप अपना डिसीजन खुद लें, बाद में ये ना कहें कि हमने अवॉइड की रेटिंग दी थी। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स पर भरोसा करते हैं तो खरीद लीजिए, और अगर आप प्रोमोटर्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। सिंपल सी चीज़ है। हम, चूंकि हमारा काम एडवाइस करने का है, अगर हमारा पैसा हो तो हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपका पैसा है तो हम जब एडवाइस करते हैं तो हम कंजर्वेटिव चलते हैं, और मैं इस मामले में कंजर्वेटिव चल रहा हूँ, ये ध्यान में रखें। बाद में ये ना कहें कि आपने तो अवॉइड रेटिंग दिया था, देखिए जी स्टॉक तो 25% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, ये तो इशू ज़्यादा भरा भी नहीं था, अलॉटमेंट भी मिल जाता था। अगर आपकी वो सोच है तो फिर आप अपना डिसीजन खुद ले लें, ये मैं बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ जी। क्लियर है सर। तो एक्शन होगा, किस तरह का होगा वो देखना पड़ेगा लिस्टिंग के पास, बट आईपीओ मार्केट्स आज फिर से गर्म रहने वाली हैं। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, यहां पर भी डालते हैं नजर। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या हैं। तो गुड मॉर्निंग दीप, कुछ नतीजे आज भी आने वाले हैं, तो वहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। जिलेट और आईटीडीसी यहाँ पे नतीजे पेश करेंगे, तो इन 2 काउंटर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। एजीआर मुद्दे पे सरकार की याचिका पे दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो जितने टेलीकॉम स्टॉक्स है वो आपके रडार पे होने चाहिए। साथ ही साथ वीडियोकॉन के एजीआर भुगतान के खिलाफ एयरटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो खासकर भारतीय एयरटेल जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए। प्राइस बैंड चेंज हुआ है एनएससीएल इंडस्ट्रीज का 10% से 5%। साथ ही साथ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार पिछले 2 दिनों से गिर रहा है, इसका भी प्राइस बैंड रिवाइज हुआ है, 20% से कम करके अब 10% कर दिया है। कैनरा बैंक पे नजर रखिएगा, इस कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए 2,500 करोड़ जुटाए थे, तो उसका जो इशू प्राइस है 149.35 पे तय किया गया है, यानी कि जो फ्लोर प्राइस था उससे करीब 4% डिस्काउंट, या फिर बोलेंगे 6.23 नीचे जो है वो इशू प्राइस तय किया गया है। 155.58 का फ्लोर प्राइस था, तो कैनरा बैंक पे नजर। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे ये सारे एक्शंस, ट्रिगर्स आपके लिए। आइए कुछ और खबरें देवांशी के पास भी हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले मारुति सुजुकी इसके लिए नेगेटिव खबर आई है। सीसीआई ने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जो डीलर डिस्काउंट पॉलिसी थी उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी और इसी के चलते इस पर जुर्माना लगाया गया है। तो आज नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक पर। इंडियन होटल्स पर नजर रखिए। राइट इश्यू के जरिए 3000 करोड़ रुपए के फंड्स जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि एक कमेटी का गठन करते हुए दिखेगी और इसमें जो फाइनल एंटाइटलमेंट रेशियो है, इसके साथ ही जो अन्य डिटेल्स हैं यानी कि रिकॉर्ड डेट्स हैं, इस पर ये जो कमेटी है वो फैसला लेती हुई दिखेगी। तो वो कुछ दिनों में बाहर आएगा। आदित्य बिरला फैशन आज से अतिरिक्त शेयर्स लिस्ट होंगे। जो राइट इश्यू में अलॉट किए गए थे 8.96 करोड़ शेयर्स, वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और साथ ही आइशो मोटर्स कंपनी ने एमडी सिद्धार्थ लाल को दोबारा नियुक्त कर दिया है, लेकिन इनकी जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया है। पहले इनका जो मैक्सिमम कैप था रेम्यूनरेशन का वो 3% का था, अब वो सीमा घटाकर 1.5% कर दिए, यानी कि रेम्यूनरेशन कुल मुनाफे का केवल 1.5% होगा। ये कैप उन्होंने कम कर दिया। पहले हम आपको बता दें कि जो आइशो मोटर हैं इनकी जो एजीएम होती हुई दिखी थी वहाँ पे शेयर होल्डर्स ने काफ़ी इस पर सवाल उठाए थे और इसके बाद ये जो सीमा है वो बदल दी गई है और इसी के चलते आज आइशो मोटर्स भी फोकस में रहेगा। और साथ ही वेदांता कंपनी ने भरूच के ब्लॉक में कंपनी को गैस डिस्कवरी होती हुई दिखी और ये कंपनी ने नोटिफाई किया है। इसके चलते हल्का सा सेंटिमेंटल पॉजिटिव वेदांता में भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल, और बैन से भी बाहर आए वेदांता, तो आज डेफिनेटली आपको एक्शन में काउंटर आते हुए दिखेगा। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। फाइजर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। यूएस एफडीए ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी दे दी है। 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की पूर्ण मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दुनिया की यह पहली वैक्सीन है जिसे पूरी तरह से अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। अब तक सभी वैक्सीन को सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल ही मिला है, तो इसके चलते फाइजर पर नजर रखें। इन्फोसिस, वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है। ई फाइलिंग पोर्टल की जो दिक्कतें हैं उनको लेकर ये डेडलाइन दी गई है। दिक्कतों को सही करने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। 3i इन्फोटेक पर नजर रखिए क्योंकि स्टॉक जो है 30 अगस्त से ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड होता हुआ दिखेगा ड्यू टू कैपिटल रिडक्शन। इसके अलावा बल्क डील है मेरे पास। करडा कंस्ट्रक्शन पर इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 27 लाख शेयर्स खरीदे हैं 22 रुपये और 50 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। प्रमोटर ने यहां पर 21 लाख शेयर्स की बिकवारी की है 22 रुपये और 52 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। वहीं मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन पर प्रमोटर ने करीब 4,78,000 शेयर्स की खरीदारी की है 20 से लेकर 23 अगस्त के बीच। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और कुछ बल्क डील्स भी होती हुई। ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है इस पर भी डालते हैं नजर। चलते हैं आशीष के पास एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए गेल यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य जो है इन्होंने 185 से बढ़ाकर 205 रुपये कर दिया है। करीब 141 की कल की क्लोजिंग है और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 10 से लेकर 13% की बढ़ोतरी की और मान रहे कि इनके जो पेटकेम सेगमेंट है यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी। एचयूएल क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और यहाँ पर भी लक्ष्य को बढ़ाया गया है। 2730 रुपये से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया है। 2634 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि अगले साल से अगर आप देखें तो मार्जिन एक्सपांशन और बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। डिक्सन टेक यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग के साथ जो है कवरेज की शुरुआत की गई है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया गया है। कल की क्लोजिंग है करीब 3,900 रुपये की। 3,127 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर आप देखें तो मौके तो भरपूर है, लेकिन स्टॉक बहुत ही प्रीमियम हिसाब से वैल्यूएशन किए जा रहे हैं। वैल्यूएशन महंगे, इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक पर इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दिया और 3,127 रुपये का लक्ष्य दिया है। एचपीसीएल पर नजर रहेगी। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया 370 रुपये के लक्ष्य ले 246 कल की क्लोजिंग और मान रहे कि आगे जाकर मार्केटिंग मार्जिन में देखें तो बेहतरीन एक्सपांशन देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पर नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 685 रुपये के लक्ष्य ले। और अंत में विप्रो, यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ाकर 660 रुपये कर दिया है। 630 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है।
ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबको गुड मॉर्निंग। किरण जी, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, बाय करना है पीआई इंडस्ट्रीज। कल इसमें एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली और इस करेक्शन में वॉल्यूम बिल्कुल देखने को नहीं मिले, तो डिमांड सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड का सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट 3080 3070 के आसपास है। कल की क्लोजिंग 3090 के आसपास है, तो मेरा मानना है कि सपोर्ट के बहुत नजदीक है। आपको बाय करने की सलाह है। 3065 या 70 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए और पहला रेजिस्टेंस 3200 का है, वो टेस्ट करते आज नजर आ जाने चाहिए। इसके ऊपर का अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक अच्छी मूव आपको और देखने को मिल सकती है। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। हिमांशु जी, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल सर। सर, मुझे जो स्टॉक आज के लिए पसंद है वो है आईसीआईसीआई जीआई। पिछले कुछ दिनों से अनिल जी यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल बनते हुए नजर आई है। 1500 की कॉल में कल क्लोजिंग के समय अनवाइंडिंग भी होता हुआ नजर आया और आखिरी 1 घंटे में स्टॉक ने इंट्राडे चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट भी दिया है। पॉजिटिव सेटअप है आज और क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये स्टॉक आज एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। 1487 के आसपास फ्यूचर्स में क्लोज है। 1478 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आईसीआईसीआई जीआई में खरीदारी की राय है। 1525 1535 तक के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, 1525 1535 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी से भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। कुणाल जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है नौकरी यानी कि इन्फो एज को, जिसमें हम देख रहे थे कि कल जब बाजार में गिरावट भी गहरा रही थी उस समय भी नौकरी में हम एक तेजी आते हुए देख रहे थे। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई है और एकदम बड़े ब्रेकआउट के दहलीज पर नौकरी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। मेरी राय में यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको 5400 5400 के आसपास रखना है। पहला टारगेट 5600 होगा और 5600 के ऊपर यह स्टॉक निकला तो मुझे लगता है अनिल जी इसमें फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, तो 5600 के पहले टारगेट के लिए नौकरी में खरीदारी करें। ओके, 5600 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी इन्फो एज में। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा शेयर है ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। 108 रुपए 50 पैसे, 108.50 का स्टॉप लॉस है। 116 के टारगेट के लिए ओएनजीसी है पिक ऑफ द डे। ओके, ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय। और बंसल जी, कल मैंने आपको बोला था क्लोजिंग वाले शो में कि सुबह में आपसे इंडेक्स का लेवल पूछूंगा, याद है आपको अच्छे तरीके से? बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए अनिल जी, जब से आपने बोला था उसके बाद से वो ट्विटर पर इंडेक्स का लेवल ही ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि कोई आदमी चाह के भी बोल नहीं सकता अनिल जी 55 555। आपने इतना ही बोला था, उसके बाद वाला तो अनिल जी मेरा खुद का वो था 55 555। अनिल जी इंडेक्स का लेवल है। नहीं, मैंने इंडेक्स बोला, मैंने ये थोड़ी बोला इंडेक्स में तो बहुत सारे इंडेक्स है। मैंने ये थोड़ी बोला कि सेंसेक्स का लेवल बताओ। बंसल जी, बताइए जरा, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल पिछले 2 डेसिमल के साथ में, वो बताइए। अनिल जी, बैंक निफ्टी का लेवल है 35124.40 35124.40। और अनिल जी देखिए, आज सबसे ज्यादा जो पैनलिस्ट में हमारे चमक रहे हैं वो चमक रहे हैं अनिल जी कुणाल जी। मतलब कि ऐसा लग रहा है किसी इलेक्शन की रैली में आ रहे हैं या कोई मोर्चा लेके जा रहे हैं। तो अनिल जी इसके बाद की सारी गुगलीज के लिए ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी उन पे अनिल जी फायर कीजिएगा आज। 2 चीजें। पहली बात तो ये कि कुणाल जी तो चुनाव लड़के मानेंगे, और दूसरी बात ये, आप बात को घुमाने की और बदलने की, डायरेक्शन बदलने की कोशिश न करें। आपकी झुकी हुई नजरों ने मुझे बता दिया कि बैंक निफ्टी का लेवल आपने बिल्कुल देखकर पढ़कर, लेकिन एकदम पढ़ा सही है, वो क्रेडिट आपको जरूर दी जाएगी कि आपने स्क्रीन पर देखकर जो पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है, वो क्रेडिट आपको दी जाएगी। याद नहीं था, ये बात पक्की है। और अगर आपको फिर भी ऐसा है तो मैं 1-2 सवाल और पूछ कर ये प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आइए तब तक बढ़ते आगे।
अविनाश जी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो आज का पिक है वो टेलीकॉम सेक्टर में भारती एयरटेल रहेगा। हमको लग रहा है कि अनिल जी आज तो एजीआर का कोर्ट का डिसीजन है, प्लस जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने पिछले महीने के कस्टमर एडिशंस के किए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही दमदार एडिशंस है और मार्केट्स को ये बात जरूर पसंद आएगी। आने वाले क्वार्टर में हमको लग रहा है कि आरपूस को भी बढ़ने के लिए काफी अच्छा स्कोप है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म महीने भर के विकल्प के लिए एक अच्छी पोजिशनल पिक रहेगी। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है जो काफ़ी चर्चे में नहीं है लेकिन जो काफ़ी वैल्यू दे सकता है आगे, वो फिनोलेक्स केबल है। फिनोलेक्स केबल अनिल जी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कैश जनरेटिंग मशीन है, करीबन 30% की आरओई जनरेट करती है और कंपनी ने काफ़ी हद तक अपने एफएमईजी पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़े एडिशंस किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1500 करोड़ की कैश है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो स्टेक है वो करीबन 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है और मार्केट कैप कंपनी की करीबन 7000 करोड़ है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपसाइड 550 का एक नियर टर्म का टारगेट अराउंड 6 टू 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है। तो इसको भी डेफिनेटली मिस मत करिए। तो भारती एयरटेल और फिनोलेक्स केबल्स ये मेरी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। फिनोलेक्स केबल है या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज? फिनोलेक्स केबल, राइट सर? फिनोलेक्स केबल। हाँ, फिनोलेक्स केबल इसे ठीक कर ले। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अलग है और फिनोलेक्स केबल्स अलग है, तो फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करने की राय है और वहां पर टारगेट आपको लगाना है 550 रुपए का। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उनमें से एक है मारुति। कुणाल जी चार्ट देखिए मारुति के, बताइए। सीसीआई ने यहां पर 200 करोड़ रुपए की इन पर पेनल्टी लगाई है। हालांकि मारुति का ये कहना है कि इसके लिए जो भी उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं उनका वो इस्तेमाल जरूर करेंगे। इन्होंने जो डीलर डिस्काउंट पॉलिसी बनाई उसके खिलाफ ये पेनल्टी लगी है। बताएं सर, चार्ट देखकर क्या है राय आपकी? अनिल जी लगातार कई सत्रों से हम गिरावट देख रहे हैं, चार्ट में भी थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है और कल जो बंदी आई है वो भी एक मेजर सपोर्ट के नीचे आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है आज भी कुछ दबाव देखने को मिलेगा। जो बड़ा सपोर्ट है, स्थायी सपोर्ट है, वो 6500 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है 6500 के लेवल्स के आसपास मारुति को एक बड़ा सपोर्ट हासिल है। हो सकता है कि आपको और कुछ गिरावट देखने को मिले। खरीदारी की कोई जल्दबाजी ना करें। नीचे के लेवल्स पर जरूर 6500 6600 के आसपास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय मारुति पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे।